जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, तो आज हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे अपसारी किरण पुंज का आंसर लिखेंगे कि वे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, ऐसे किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा समांतर किरण पुंज का लिखेंगे कि वे किरण पुंज जो कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं तथा एक दूसरे के समांतर रहती है, ऐसे किरणों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर उसके बाद अभिसारी किरण पुंज लिखेंगे कि वे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है, वैसे किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पर जा सकती है, वैसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद पारभासी का लिखेंगे कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती है, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं। और फिर पारभासी का लिखेंगे कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार कम मात्रा में जाती है, वैसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिनसे हमें धुंधला वस्तु दिखाई देता है उसे पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी जिनसे होकर हम देखेंगे तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। और पारदर्शी वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे देखने पर हमें स्पष्ट रूप से वह वस्तु दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का पहले हम लोग लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब का लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो कि वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और अवास्तविक में यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु है जो कि थोड़ा सा धुंधला और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे समतल दर्पण के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें से पहला विशेषता लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। दूसरा लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। और तीसरा विशेषता लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है।
तो आप लोग यही 3 अंतर विशेषता लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह रजतित किया हुआ रहता है, यानी कि रंगा हुआ रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजतित किया हुआ रहता है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल उत्तल या समतल। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जिसमें कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा वह छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत है, चूंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है जो कि उससे प्रतिबिंब बना छोटा होता है, जिसमें कि पीछे पीछे की ओर से आ रहे वाहन इत्यादि उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी कारण वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F इक्वल टू RY2। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग एक MN अवतल दर्पण लेंगे, जिसमें यहाँ पे ये ध्रुव हो गया और ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है जो F पर आकर यानी कि F पर आकर गिर रही है और यहाँ पे एक कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, हमने बताया था। वक्रता केंद्र C तथा PC मुख्य अक्ष है। AB एक किरण है, यहाँ पे AB एक किरण था जो मुख्य अक्ष के एवं प्रवर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर है। दर्पण के B बिंदु पर आपतित किरण है एवं प्रवर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। यहाँ पे F से होकर गुजर रहा था। त्रिज्या CB दर्पण सतह के C बिंदु पर अभिलंब है। प्रवर्तन के नियम से यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए तो कोण बनेगा ABC इक्वल टू कोण CBF हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इस कोण ABC इक्वल टू कोण BCF एकांतर कोण के माध्यम से हो जाएगा। फिर कोण CBF इक्वल टू कोण BCF हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण होगा जिसमें त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद BF इक्वल टू FC होगा और यदि उसके बाद फिर लिखेंगे कि यदि B P के बहुत ही निकट हो तो BF इक्वल टू PF और PF इक्वल टू PC या फिर PC इक्वल टू 2PF या फिर R इक्वल टू 2F हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद F इक्वल टू R/2 यहाँ पे सत्यापित हो गया। इसको y करेंगे तो यानी कि F इक्वल टू R/2 हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह सिद्ध करना सीखना है तो आप लोग इस पे वीडियो बनाएंगे जिसमें जाकर आप लोग
पूरे अच्छे से F=R/2 सिद्ध करना सीख जाएंगे। तो चल अभी के लिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचे। यहाँ पे एक चित्र बनाना है। तो आइए यहाँ पे इसका चित्र हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। ये मैंने यानी कि एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ये यहाँ पे फोकस दूरी F हो गया और ये वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे वस्तु जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे D वस्तु का नाम दिया है, जो कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और यहाँ से देखिए वापस टकरा कर आ जाती है। तो यहाँ पे इसका जो कि प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को बस ऐसा ही फिगर एक बना देना है। तो अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि जो चित्र दिया गया है 1.36 के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। यहाँ पे ए और बी यानी कि दो प्रतिबिंब जो कि अधूरा है, इसको हमें पूर्ण करना है। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग पहले चित्र में ये देखिए एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे ये भी एक वस्तु दिया गया है जिसका प्रतिबिंब यानी कि यहाँ ये अवतल दर्पण से टकराएगा। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब D जो कि बन रहा है DE, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। तो आप लोगों को बस इस फिगर को इस प्रकार तैयार कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे फिगर की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरा फिगर है जिसमें एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे इसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F और ये वक्रता केंद्र C है दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कि इसका वस्तु रखा हुआ था B वह AB वह वक्रता केंद्र पर था। तो वहां से यह टकराएगा यानी कि जाएगा समांतर मुख्य अक्ष के। तो वह इसका प्रतिबिंब आकर यहाँ पे C पर ही बनेगा, जो कि प्रतिबिंब CD बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जहाँ आप लोग जानते भी होंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब उसी पर आकर वापस बन जाता है। तो आप लोग यही इसका पूरा चित्र को बना लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट किरण द्वारा अवतल दर्पण में आभासी यानी कि काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये चित्र है। एमएन एक दर्पण है जिसमें कि जिसका ध्रुव P है, ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो कि किरण जा रही है वो और फिर पुनः वापस देखिए यह इधर से जाती है और पुनः इसे टकराकर इसी पर वापस आ जाती है। तो कि जिससे प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनता है। तो आप लोग यही चित्र बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग। पहला उपयोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखेंगे कि रोगियों के नाक, कान, मुंह, दांत आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तीसरा उपयोग लिखेंगे कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में भी किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनता हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचे। तो आइए यहाँ पे इन सभी सारे क्वेश्चनों का आंसर हम लोग देते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः
उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगा और वह वस्तु से छोटा होगा। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग एक फिगर बनाएंगे। इसमें ए मेन एक उत्तल दर्पण है जो कि, और इसका ध्रुव पी है, ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे वस्तु है जो कि यहाँ पे ध्रुव से आगे की ओर रखा गया है। यहाँ पे DE एक वस्तु है जिसको रखा गया है और ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी किरणें तो यहाँ से देखिए टकराकर वापस जा रही है और इसका प्रतिबिंब जो कि AB बन रहा है वह ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो आप लोग यही चित्र बना लेंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे कि चित्र की प्रकृति क्या होगी। तो वह वस्तु से देखिए यहाँ पे छोटा, वस्तु इतना बड़ा है जबकि इसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। तो आप लोग यही चित्र बस बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधर यह एक समतल दर्पण और क्षैतिज एक उत्तल दर्पण की तरह ही कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति की शरीर की चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसीलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम लिखें। पहला क्वेश्चन है इसका, ए कार के हेडलाइट में, बी है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना, और सी है सौर भट्ठी में। तो आइए यहाँ पे इन सब का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इन सब का हम लोग कार के हेडलाइट में जो कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का, और सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी वीडियो को देखने के लिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस।